Hello everyone, my name is Deepak Loda, or in this video uh, we will see how to validate the REST API. Okay, so this is the next part of my project. Or what, so we understand what is the validation. Actually, validation that means validation. To check requirement according to validate data. Okay, इसका मतलब होता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वैलिड डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है फ्रॉम दी क्लाइंट साइड। ओके, सो उसको चेक करने के लिए हम वैलिडेशन करते हैं, और वैलिडेशन यदि वैलिडेट डेटा आ रहा होगा तो हम उसे आगे की तरफ प्रोसेस करेंगे और हम उसको डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे। ओके, यदि वैलिडेट डेटा नहीं आ रहा होगा तो हम एरर दे देंगे और साथ में हम उसको मैसेज दे देंगे कि आपने ये मिस्टेक की है। तो इसलिए हम यूज करते हैं वैलिडेशन को। तो इसको यूज करने से पहले हमें इम्पोर्टेंट होता है कि इसकी डिपेंडेंसीज को ऐड करना। तो हम इस डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे। तो आप जा सकते हैं यूट्यूब क्रोम पर और सर्च कर सकते हैं स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन डिपेंडेंसीज। ओके, सो आप ये वाली डिपेंडेंसी अपने pom.xml फाइल में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऐड कर ली है, कॉपी कर ली है। कॉपी करके अब मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर अपनी है। ये pom.xml फाइल के अंदर पेस्ट कर देनी है। ओके, मैंने यहाँ पर पहले से ले ली है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि मैंने स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन डिपेंडेंसीज को ही क्यों ली है ना। देखो, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडेंसीज होती है, उसके पास पे एक सेट ऑफ लाइब्रेरी होती है जो क्या करती है, वो ऑटोमेटिकली हमें हमारी जितनी भी pom.xml फाइल के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है उन सारी डिपेंडेंसीज को मैनेज करने का काम करती है इस स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडेंसीज। ओके, और सेकेंड कि ये हमारी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन करने में भी हेल्प कर देती है। इसलिए कहते हैं कि स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन कर देता है। तो ये यही कारण है स्प्रिंग बूट स्टार्टर के पास में सेट ऑफ लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर मैन्युअली काम हो रहा होता है, बट हमें नहीं करना पड़ता है क्योंकि हमें तो ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का फीचर दे रही होती है स्प्रिंग बूट। ओके, अब जिसके बाद में अब हम अप्लाई करते हैं स्प्रिंग बूट के वैलिडेशन की एनोटेशन। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एनोटेशन कहाँ से आ रहे होते हैं। सबसे पहले हाँ, यूजर डीटीओ पे। अब यूजर डीटीओ पे ही हमें से वैलिडेशन क्यों करना रहता है, क्योंकि हमारे जो कंट्रोलर पे होता है किस प्रकार का डेटा आ रहा होता है, जेसन फॉर्मेट में आ रहा होता है। अब जेसन फॉर्मेट होता है वो डिसीरियलाइज करता है। क्या करता है? डिसीरियलाइज करता है हमारे ऑब्जेक्ट में। और हमारा ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है? यूजर डीटीओ। यूजर डीटीओ को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये हम यूजर डीटीओ को यूज करते हैं कि डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट क्या होता है? डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट जो कंट्रोल लेयर और बिजनेस लेयर के बीच में कोलेबोरेशन करने का काम करता है ना। इसलिए हम इस यूजर डीटीओ को यूज करते हैं। अब यूजर डीटीओ को यूज करते हैं। अब हमारी जो जेसन फॉर्मेट में जो डेटा आ रहा होता है वो वैलिडेट होता है या नहीं होता है। तो डीसीरियलाइज करते टाइम हम चेक कर लेंगे कि वो डेटा हमारा वैलिडेट है या नहीं। तो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर एनोटेशन। हम सबसे पहले एनोटेशन देखते हैं कि हमें मल्टीपल एनोटेशन दे रखी होती है, जैसे कि सम ऑफ एनोटेशन की नेम मैं बताता हूँ आपको। और सम ऑफ एनोटेशन की नेम जैसे कि नोट ब्लैंक। जो नोट ब्लैंक एनोटेशन हो गई, ये नोट ब्लैंक एनोटेशन क्या करती है? ये चेक करती है कि ये हमारा जो डेटा होता है वो नल नहीं होना चाहिए और साथ में एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, जिसके बाद एनोटेशन एक एनोटेशन होती है साइज एनोटेशन। साइज एनोटेशन का मतलब होता है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग साइज की डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है फ्रॉम द क्लाइंट साइड। ओके, जिसके बाद में हम एक इम्पोर्टेंट एनोटेशन होती है जिसका नाम होता है ईमेल। ये हमारे ईमेल को वैलिडेट करने के लिए हम यूज करते हैं कि ईमेल वैलिड है या नहीं। ठीक है, बट इसके जगह हम पैटर्न का यूज करेंगे @पैटर्न। जो क्या कर रही होती है, हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम ईमेल को वैलिडेशन चेक करेंगे। ठीक है, जिसके बाद में आता है मैक्स एनोटेशन। जो मैक्स एनोटेशन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम कितनी लेंथ का हमारा डेटा आ सकता है हमारे क्लाइंट साइड से, उसके लिए हम यूज करते हैं। अब एक और होती है इसी प्रकार से सिमिलर मिनिमम। हाँ, तो मिनिमम एनोटेशन जो क्या कर रही थी कि हमारा मिनिमम डेटा कितना आना चाहिए, और यदि इससे कम आ रहा होता है तो हम मैसेज थ्रो कर देंगे। ठीक है, और वो एक होता है और एक और होता है @पैटर्न।
जो एट द रेट पैटर्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनोटेशन होती है मेरे दोस्त। यहाँ पर हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। क्या करेंगे? रेगुलर एक्सप्रेशन का। यहाँ पर हम एनोटेशन रेगुलर एक्सप्रेशन दे देंगे और रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हमें जिसे भी वैलिडेट करना होता है, जैसे कि मेरे को पासवर्ड वैलिडेट करना, मेरे को ईमेल वैलिडेट करना होता है, या फिर आपको नेम वैलिडेट करना होता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एक टॉपिक होता है हमारा जावा का, उसे आप सीख सकते हैं और उसे सीखने के बाद में आप खुद की मैन्युअली वैलिडेशन एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो उसको भी हम समझते हैं, लेकिन उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्रोम से सर्च मारेंगे और वहां से हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन ले लेंगे, किसके लिए? ईमेल के लिए। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं वन बाई वन। ओके, वन बाई वन अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो वन बाई वन अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? सब हमें नेम को वैलिडेट करना होगा। तो मैं नेम को वैलिडेट करने के लिए क्या कहता हूँ कि मेरी जो नेम होता है वो क्या होता है कि मिनिमम उसकी लेंथ हो, मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है? 4 लेंथ हो। और जिसके बाद में बहुत सारे रवि नाम से भी होते हैं, तो रवि होता है, राम होता है, तो 3 करेक्टर लिख देते हैं अपन। ठीक है, नेम उसका क्या 3 का मिनिमम कितना करेक्टर होने चाहिए? 3 करेक्टर तो होना ही चाहिए, और मैक्सिमम कितने करेक्टर होने चाहिए? 100। ठीक है, और यदि इससे कम आ रहे होते हैं करेक्टर, तो मैं एक मैसेज दे दूंगा भाई, मैसेज दे दूंगा यदि इससे कम आ रहे होंगे तो कि भैया नेम विल नेम करेक्टर मिनिमम इक्वल 3 और मैक्सिमम 100। ओके, तो इस प्रकार से मैं मैसेज दे दूंगा। और जिसके बाद में अब मैं अप्लाई करूंगा ईमेल पर। ईमेल के लिए मैं क्या करूँगा? ईमेल एनोटेशन का यूज करूंगा। और यदि ईमेल इनवैलिड होती है तो मैं मैसेज थ्रो कर दूंगा, कौन सा? कि ईमेल इज इनवैलिड। ओके, और इसी प्रकार से अब हम अप्लाई कर सकते हैं। और जिसका हमें जो ईमेल होती है ना, वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। हमने पहले से भी नोट्स में बता रखा होता है। ठीक है, तो नोट ब्लैंक नहीं होनी चाहिए हमारी ईमेल will not blank mail। okay, and empty। अब जिसके बाद हम पासवर्ड पे अप्लाई कर सकते हैं, नोट ब्लैंक। पासवर्ड ही हमारा नोट ब्लैंक होना चाहिए। ठीक है, तो मैं दे दूंगा कि भैया पासवर्ड इस import अरे ओके, जिसको बाद जेंडर दे दूंगा कि जेंडर होता है वो क्या होता है? मेल होता है, फीमेल होता है। तो मेल में कितने करेक्टर होते हैं? तो मिनिमम हमारे कितने करेक्टर होने चाहिए? 4। ठीक है, और मैक्सिमम कितने करेक्टर होने चाहिए? 6। फीमेल के 6 करेक्टर होते हैं। ठीक है, यदि इससे कम आ रहे होंगे तो मैं क्या करूँगा? गिव मी राइट जेंडर। ओके, इसी प्रकार से मैं अबाउट को वैलिडेट कर लूँगा। इसमें मैक्सिमम कितने करेक्टर हो सकते हैं? मैं 1000 दे देता हूँ, और इससे मैसेज दे सकता हूँ कि करेक्टर you cannot write more than 1000 करेक्टर। ओके, इस प्रकार से हम वैलिडेट कर सकते हैं। और जिसके बाद में अब हम क्या कर सकते हैं? हम एक कस्टम एनोटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कस्टम एनोटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर वैलिडेशन। ये आने वाली वीडियो में हम इसको भी देखने वाले हैं।
और जिसके बाद में हम अपने @ पैटर्न का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम वैलिडेट कर सकते हैं फील्ड को। क्या कर सकते हैं? वैलिडेट कर सकते हैं फील्ड को। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में इसको भी देखने वाले हैं। तो अभी हम इस ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। So thank you for this video. Thank you for watching this video. Okay. So we will meet in next video, or we understand about the pattern. Okay. So thank you.